हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रोग निदान के चैप्टर प्रमेय की, जिसे मधुमेह भी कहते हैं और मॉडर्न से रिलेट करें तो डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। इस वीडियो के लिए हमसे रिक्वेस्ट किया है हनुमान जी फॉर यू ने, तो आज उनके रिक्वेस्ट पे हम वीडियो बना रहे हैं प्रमेय पर। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये चैप्टर जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इजी भी है अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आज मैं आपको ये चैप्टर समझा रही हूँ, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ ही जाएगा और इन फ्यूचर आपको कभी ये सोचने विचारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्रमेय वापस से पढ़ना है, रिवाइज करना है। नो, जस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा कि मैंने प्रमेय पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं व्याधि परिचय में क्या कह रहे हैं कि आचार्य चरक तथा आचार्य सुश्रुत ने प्रमेय रोग का स्वतंत्र अध्याय में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। करना भी चाहिए क्योंकि इतनी ज़्यादा खतरनाक ये बीमारी है तो इसका अपना एक अध्याय होना चाहिए। ठीक है, इतनी तो इज्जत हमें प्रमेय को देनी पड़ेगी आजकल का माहौल देख के। तो वैसे भी प्रमेय मिथ्या आहार विहार से उत्पन्न विकृत त्रिदोष के द्वारा होने वाली विशिष्ट लक्षण समूह वाली जटिल व्याधि है। यानी होता कैसे है, मिथ्या आहार विहार से है और त्रिदोषज व्याधि है। ठीक है, आचार्यों ने इसे महागद माना है। ठीक, ये चीज़ याद रखेंगे कि आचार्यों ने इसे महागद माना है। वैसे और जैसे कुष्ठ को माना है, राजयक्ष्मा को माना है, तो जिन जिन व्याधियों को महागद माना है आप उन्हें ज़रूर याद रखेंगे। तो प्रमेय को महागद माना है। लक्षणों के आधार पर मधुमेह रोग का सामंजस्य आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में वर्णित डायबिटीज़ मेलाइटस नामक रोग से किया जा सकता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होता है। मेरे से एग्जामिनर ने, मेरा टॉपिक तो निदान प्रमेय नहीं था, मेरा टॉपिक था अंद्रवशूल और परिणामशूल। ठीक है, जो मेरा कंपाइलेशन था वाइवा के लिए। तो सर ने मुझसे अंद्रवशूल पूछा, परिणामशूल भी पूछा। उसके बाद उन्होंने मुझसे प्रमेय का विशिष्ट लक्षण पूछा था। ठीक है, कि प्रमेय होता क्या है और इसका निदान क्या है, वो मेरे पास वाले से पूछा था। तो प्रमेय की जो लक्षण है, देखो वैसे तो हर एक भेद के अलग अनुसार अलग अलग है, लेकिन एक शब्द में जो मैंने जवाब दिया था वो ये था कि प्रभूत मात्रा में मूत्र होता है। यही उसका सही जवाब भी था। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, निरुक्ति या फिर व्युत्पत्ति क्या है। प्रमेय शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक मिश्रणे धातु से घ प्रत्यय लगने पर बना है। इतना नहीं याद करना है। ठीक है, जिसका अर्थ है प्रभूत मात्रा में विकृत मूत्र का त्याग। प्रभूत मतलब एक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, और विकृत मूत्र, प्राकृत नहीं है वो। ठीक है, विकृत मूत्र का त्याग करना। सेकंड, मधु में मधु प्लस मेह से मिलकर बनता है, जिसका मतलब होता है मेह यानी प्रमेय में जो उच्च है, मधु के समान मधुर मूत्र त्याग करता है, वह मधुमेह है। प्रमेय में प्रभूत मात्रा में विकृत मूत्र त्याग करना, मधुमेह में मधु के समान मधुर मूत्र त्याग करना मधुमेह है। मधुमेह तो कम ही पूछा जाएगा, प्रमेय ज़्यादा पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, कि बार बार और प्राय गंधले मूत्र का त्याग प्रमेय कहलाता है। समझ आ गया। मधुमेह जिस व्याधि में रोगी मधु के समान गुण व वर्ण का मूत्र अथवा मधुर रसयुक्त मूत्र का क्षरण करता है, उसे मधुमेह रोग कहते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं इसके पर्याय क्या होते हैं। बहुमूत्रता, मूत्रदोष, मेह, प्रमीणा। मधुमेह के पर्याय छौद्र में, ओजो में, मधुमेह। अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आते हैं, यहाँ तक तो ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से था कि इसके पर्याय बताओ, परिभाषा बताओ। अब यहाँ से आपका रिटर्न वर्क शुरू होता है कि रिटर्न में कहाँ से क्वेश्चन आता है और आपको क्या लिख के आना है। तो मेरे पेपर में आया था प्रमेय का निदान, समझ रहे हो। तो ये आप समझ लो अब कि कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो प्रमेय का निदान देखो, आसे सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्राम में ओदक अनुप्रसा पयांसी नव अन्नपानम गुण वैकृतम चा प्रमेय हेतु कफ क्रच सर्वम। मैं आपसे कहूँगी कि ये वाला श्लोक ज़रूर याद कर लेना।
क्योंकि ये वाला श्लोक पता नहीं क्यों टीचर को, एग्जामिनर को और एग्जामिनर यानी पेपर सेट करने वाले को भी बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए तो उन्होंने पूछा था कि निदान बताओ। निदान पूछने का तो यही मतलब है कि भाई श्लोक लिख के आओ। तो कुछ कुछ चीज़ों के श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये उन्हीं में से एक है कि जिसका श्लोक पूछा जाता है, बार बार पूछा भी जाएगा और इम्पॉर्टेंट है। प्रमेय रोग के निम्न निदान वर्णित किए गए हैं। प्रमेय या मधुमेह दोनों। अब यहाँ पे इन्हें भूल जाओ कि प्रमेय मधुमेह कुछ है, ठीक है, वो वहीं तक था जहाँ पे हमने परिभाषा पढ़ ली, उसकी निरुक्ति देख ली। अब आस्य सुखम स्वप्न सुखम यानी सुखपूर्वक गद्देदार आसन पर बैठना, सुखपूर्वक शयन करना। दधीनी और ग्राम्य उदक आनूप रसा पयंसी यानी दधी, ग्राम्य, जल्य एवं आनूप मांस का अति मात्रा में सेवन करना, अति दुग्ध का सेवन करना, नूतन अन्न तथा नूतन जल का अत्यधिक सेवन करना। अच्छा ये बताओ, क्या आपने इतना जो ये पढ़ा, इस सब से आप ये समझ पा रहे हो कि मोस्टली वो सारी चीज़ें जो कफ को बढ़ाती हैं? तो हाँ, ये सारे वो निदान हैं जो कफ वर्धक हैं, ठीक है। नूतन अन्न, नूतन जल, गुड़ के विकार, खंड, मिश्री, मिठाई का अति सेवन। अब यहाँ पे उन्होंने बोल ही दिया कि कफ वर्धक पदार्थ का अति सेवन। दिवा स्वप्न, अव्यायाम, आप बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते हो, आलस्य, ठीक है, पड़े रहते हो एक जगह पर। शीत, स्निग्ध, मधुर तथा मेद्य पदार्थ का अति सेवन। सहज एवं कुलज निदान बताएंगे। आपके देखो कि ये आपका हेरिडेटरी है, ये आपका चलता आ रहा है, तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गया ना, आस्य सुखम स्वप्न सुखम वाला श्लोक याद करना है। और ये सारे निदान के आराम से सो रहे हैं, बढ़िया से नींद ले रहे हैं, दही खा रहे हैं और वो आहार विहार का सेवन कर रहे हैं जिससे कफ प्रकोपित होता है, जैसे बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे, आलस्य है, ठीक है, और बिल्कुल खा रहे, शीत, स्निग्ध, गुरु, ये सारे आहार जो कफ को बढ़ाते हैं वो सेवन करते हैं। समझ आ गया। अब बात करते हैं संप्राप्ति की। निदान के अत्यधिक सेवन से प्रकोपित वात, पित्त तथा कफ दोष मूत्राशय में जाकर मूत्र को दूषित कर स्वलक्षणों वाले वातज, पित्तज तथा कफज प्रमेय की उत्पत्ति करता है। कहने का बस इन्होंने इतना ही बोला है कि जब आप अधिक निदान का सेवन करते हो तो उससे वात, पित्त और कफ तीनों दोष, वैसे तो ये जो प्रमेय है ये त्रिदोषज व्याधि है, लेकिन जो हमने निदान पढ़े वो किसके थे? कफ वाले थे। तो ये तीनों दोषों को दूषित करता है और मूत्राशय में जाकर मूत्र को दूषित करता है, और जिसकी वजह से वातज, पित्तज तथा कफज प्रमेय की उत्पत्ति होती है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट संप्राप्ति की। वातज, पित्तज, कफज और सहज प्रमेय क्या होता है? कफ तथा पित्त, वातज की बात कर रहे हैं। कफ और पित्त जब वात की अपेक्षा क्षीण रहते हैं, तो जब वात बढ़ी हुई होती है वो वसा, मज्जा, लसिका, ओज को मूत्राशय में लाकर वातज प्रमेय की उत्पत्ति करता है, ठीक है। ये आपको और समझ आएगा जब हम इनके भेद पढ़ेंगे। उष्ण द्रव्य के सेवन से वृद्ध पित्त, मेद, मांस तथा शारीरिक क्लेद को दूषित करके पित्तज प्रमेय उत्पन्न करता है। कफज प्रमेय क्या है? कफ वर्धक पदार्थों के सेवन से वृद्ध कफ, मेद, मांस, वस्ती में इससे शारीरिक क्लेद को दूषित है। ये सब सेम चीज लिख रहे हैं। सहज में क्या बोल रहे हैं? प्रमेय के उत्पादक दोषों से जीव बीज के दोष जान से माता पिता की संतान में असाध्य रोग, ये वो बोल रहे हैं कि जो माता पिता से आता है। ये चारों चीजें की हम बात कर चुके हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो संप्राप्ति चक्र है, वो याद करना है। प्रमेय के दोष दूषित, ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है। इजी तो मैं आपको लिए बना ही दूंगी, ठीक है। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपके लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हाय ये भारी है, मर गया। नहीं भाई, हम हैं तो इजी ही है, फिर ये समझना चाहिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट। प्रमेय के दोष दूषित, प्रमेय में 3 दोष होते हैं, बता ही दिया है कि त्रिदोषज व्याधि है, तो वात, पित्त और कफ तीनों हैं, और 10 दूष्य हैं जो कि इस प्रकार लिखे गए हैं। सबसे पहले तो आप धातु से शुरू करोगे। सबसे पहले रस ढूंढो। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि नहीं है, मज्जा, शुक्र। हो गया। कितने हो गए? अस्थि को छोड़ के 6 हो गए, बचे 4।
4 को याद कर लोगे ओवल से, OVAL। तो ओ से आ जाएगा, ओ से क्या आएगा, ओज, ओ से आएगा ओज, वी से आएगा वसा। ये जो साइड में लिखेंगे वही 4 हैं, ठीक है, लिख देती हूँ, ओज, वसा, अम्बू और लसिका। समझ आ रहा है, ओवल है ये, ओज, वसा, अम्बु, लसिका। और शुरू के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि नहीं है, मज्जा और शुक्र, और ओवल, ओज, वसा, अम्बु, लसिका। इस तरह से आपको याद हो जाएंगे दोष और दुष्य। 3 दोष होते हैं, 10 दुष्य हैं। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट संप्राप्ति चक्र की, जो कि बोला है निदान का जब आप अति सेवन करते हो, ब्रैकेट में इन्होंने लिख भी दिया कि कफ वर्धक आहार विहार का सेवन करते हो, तो उससे आपकी बॉडी में 3 चीज़ें होती हैं। इन्हें मैंने कैसे याद किया था, देखो सारी चीज़ें ना आप एकदम समझते हो ना कि सब चीज़ों को रटना नहीं हो सकता, तो मेरा तो यही फंडा है कि ट्रिक बना लो, याद हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि ट्रिक को भी तो याद करना पड़ता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रिक को याद नहीं करना पड़ता है। ट्रिक को आप एक बार अपने दिल से समझ लेते हो ना, तो फिर आपकी याद हो जाती है। तो यहाँ भी बस आपको दिल के कानों से सुनना है, ठीक है, दिमाग से तो सुनते ही हो, या फिर दिल से एक बार सुन लोगे तो वो याद रहेगा कि प्रमेय की ट्रिक जैसे ओवल है, याद रहेगा ना कि ओवल है। अगर आपने दिल के कानों से सुना है तो याद रहेगा कि ओवल है, इसमें आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और अस्थि तो है ही नहीं, बाकी सब है। तो मैंने इसमें याद किया था A, M और M, क्योंकि इसकी जो संप्राप्ति है वो 3 जगह बढ़ती है, A, M और M, ठीक है। तो A से आएगा अंग शैथिल्य, M से आ जाएगा मंदाग्नि, M से आ जाएगा मेदो वृद्धि। कैसे मैंने याद किया है, A, M और M। A से आ जाएगा अंग शैथिल्य, M से आ जाएगा मंदाग्नि और M से आ जाएगा मेदो वृद्धि। अब हम सिर्फ अंग शैथिल्य को पकड़ते हैं। जब अंग शिथिल होंगे तो द्रव श्लेष्मा, यानी जो श्लेष्मा है वो लिक्विड हो गया है, और अबद्ध मेद समूर्छना, यानी कि मेद के साथ मिल गया है वो। तो जो कफ हमारा दूषित हुआ था वो मेद के साथ मिलकर अब मेद की दुष्टि कर रहा है। उससे क्या होगा, शरीर का क्लेद की दुष्टि हो जाएगी, दिख नहीं रहा था, शरीर के क्लेद की दुष्टि हो जाएगी, जिससे उसका गमन कहाँ हो जाएगा, मूत्र मार्ग में उसका गमन हो जाएगा, और वस्ती में स्थान संश्रय हो जाएगा, और जिसकी वजह से प्रभृत अविल मूत्रता, यानी कि गंदा प्रभुत मात्रा में विकृत मूत्र आना, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ये वही बात है। तो समझ आ गई, यहाँ पे बस एक चीज़ का खेल है, वो है लिक्विड का। तो लिक्विड कौन होता है, एक तो कफ, और हमारा यहाँ पे मेद की ये बात कर रहे हैं, फिर वो क्लेद हो जाएगा, ठीक है। तो अंग शैथिल्य हुआ, श्लेष्मा पिघला, उसने मेद के साथ मिला, मेद को भी दूषित कर दिया, दोनों लिक्विड बने, तो कहाँ जाएंगे, मूत्र मार्ग में जाएंगे ना, लिक्विड है तो शरीरज क्लेद दुष्टि हुई, मूत्र मार्ग में गमन हुआ, वस्ती में दोनों का स्थान संश्रय सब मिल गए, और फिर उसके बाद प्रभुत मात्रा वाला विकृत मूत्र आता है। अब बात करते हैं मंदाग्नि की। मंदाग्नि वाले में बोल रहे हैं कि मंदाग्नि हुई तो आमरस का निर्माण हुआ, वो तो होगा ही, जब मंदाग्नि है तो आम बनेगा, जिससे मार्ग का आवरण हो जाएगा, यानी अवरोध वो उत्पन्न करेगा, जिससे जब अवरोध होगा तो वात का अवरोध हो जाएगा, वात प्रकोप हो जाएगी, जिस वात अगर प्रकोप होगा तो ओज की दुष्टि करेगा, ओज का नष्ट होगा, और जिससे प्रमेय रोग हो जाता है। तीसरी बात करते हैं मेद वृद्धि की। जब आप सादा कफज आहार विहार का सेवन करोगे तो मेद की वृद्धि होगी, जिससे स्थौल्य होगा, और उसी से मार्ग अवरोध हो जाएगा, जिससे वात प्रकोप होगा, जिससे फिर से ओज की दुष्टि हो जाएगी, और ये सारे आपकी साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो संप्राप्ति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप याद कर लोगे AMM से, अंग शिथिल्य, मंदाग्नि और मेदो वृद्धि। संप्राप्ति घटक की बात करते हैं। मैं आपको याद कराती हूँ कि मैंने संप्राप्ति घटक सबके याद कैसे किए थे। तो मैं अगर आपको लिख के बता दूंगी तो शायद आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी, क्योंकि आप जब पेन चलता हुआ देखोगे तो वो ज़्यादा अच्छी मेमोरी में फीड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है दोष,
8 पॉइंट्स होते हैं संप्राप्ति घटक में। फिर आता है दूसरे, ये दोनों की जोड़ी हो गई। फिर आता है 3 and 4 यानी श्रोतस और श्रोतोदुष्टि। पता है क्या होता है, अगर आप इन्हें एक सीक्वेंस से याद नहीं करोगे एग्जाम में जाके, हाँ वो क्या था, श्रोतोदुष्टि के नीचे क्या था, ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना है। इसके बाद आ जाएगा अधिष्ठान, ये मैंने पेयर बना दिए, समझ आ रहा होगा ना आपको। अग्नि, ऊपर नीचे सीक्वेंस कर लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। स्वभाव, असाध्यता, ठीक है। दोष दुष्य दोनों का पेयर है, श्रोतस और श्रोतोदुष्टि दोनों का पेयर है। ए से याद करेंगे, अधिष्ठान और अग्नि का पेयर है। एस से स्वभाव, एस से साध्य साध्यता का पेयर है। ये कितने पेयर हैं टोटल? मैंने 8 पेयर याद किए थे जो हर किसी की संप्राप्ति में लिखने होते हैं। समझ आ गया ना कि कौन कौन से लिखने हैं? दोष दुष्य, श्रोतस, श्रोतोदुष्टि, ठीक, अग्नि और अधिष्ठान। ऊपर नीचे कर लो, दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 के 8 होने चाहिए। स्वभाव और साध्य असाध्यता एस वाले। समझ आ गया? अब देखो यहाँ पर दोष क्या है? कफ प्रधान त्रिदोषज है। समझ, ये तो कब से मैं बोलती आ रही हूँ कि कफ प्रधान है, लेकिन है त्रिदोषज। दूष्य याद करा दिए थे, मैं अपने ही याद कराऊंगी। ठीक है, आपने दिल के कानों से सुना होगा तो ओवल याद रहेगा। श्रोतस में याद किया था मैंने डबल M, ठीक है, मेदो व और मूत्र व, क्योंकि ये तो हमने यहाँ भी ये सारी चीज़ें फिर से देख ली थी, डबल M, और यहाँ भी इसे डबल M रिलेट कर सकते हो, मेदो व मूत्र व। श्रोतोदुष्टि संग हो रही है और अति प्रवृत्ति हो रही है। संग किसका हो रहा है? जो हमने यहाँ पे देखा था, आमरस की वजह से हो रहा था ना, ठीक है। और अति प्रवृत्ति किसकी है? मूत्र की है। संचार छोड़ दीजिए। अग्नि मंद है, ठीक है, धात्वाग्नि मंद है, ऐसे लिख सकते हो तो लिख देना, वरना तो अग्निमंद लिख देना। अधिष्ठान है तो बस्ती है और सर्व शरीर में होता है। स्वभाव क्या है? चिरकारी है, यानी धीरे धीरे। साध्य साध्यता असाध्य या फिर याप्य यानी कष्ट से ठीक होने वाला है। अब हम बात करते हैं भेद की। कफज प्रमेय के 10 भेद हैं, पित्तज के 6 हैं और वातज के 4 हैं। कफज के 10 कौन कौन से हैं वो देखेंगे। इसकी मैंने ट्रिक नहीं याद की थी तो मैं आपको ट्रिक भी याद नहीं करा सकती। फिर जब मैंने ही याद नहीं किया तो मैं कैसे याद करूं? लेकिन जैसे मैंने याद किया था वो याद करना इजी है। मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है, आवाज़ नहीं निकल रही मेरी। ठीक है, उदक में इक्षु बालिका में है, उदक में इक्षु बालिका में ये दोनों पेयर हैं। सांद्र में सांद्र प्रसाद में ये दोनों पेयर है। शुक्ल में शुक्र में पेयर है। शीत में सिक्ता में पेयर है। शनेर में आलाल में इन दोनों का पेयर है। तो पेयर पेयर से मैंने याद किया, पेयर पेयर खेला है मैंने यहाँ पे। उदक में इक्षु बालिका में हो जाएगा। सांद्र में सांद्र प्रसाद में, दोनों में सांद्र सांद्र है, हो जाएगा। शुक्ल में शुक्ल शुक्र सेम सेम है, हो जाएगा। शीत सिक्ता सेम सेम है, हो जाएगा। शनेर में आलाल में अलग है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, ठीक। उदक में इक्षु बालिका में, सांद्र में सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में शुक्र में है, सिक्ता में शीत में सिक्ता में है, शनेर में आलाल में है, ठीक। अब हम बात करते हैं पित्तज की। पित्तज में कौन कौन से हैं? क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठा में, हरिद्र में, सारे रंग आ जाएंगे बस। इसमें वातज में व से वातज, वासा वसा से शुरू होगा, इस तरह से याद करेंगे। व से वातज, व से वसा में, मज्जा में, हस्ती में और मधु में होता है। अब प्रमेय के अन्य भेद क्या होते हैं? सहज प्रमेय यानी हेरिडेटरी, अपथ्य निमित्त, जब आप एक्वायर्ड डायबिटीज़, जब आप ऐसे ही जो हम पढ़ रहे हैं कि निदान के सेवन से जो होता है, वो अपथ्य निमित्तज प्रमेय है, जो कि एक्वायर आप करते हो अपने आहार विहार लाइफ स्टाइल के कारण,
आचार्य चरक मत अनुसार स्थूल प्रमेय और कृष्ण प्रमेय, यानी जो एक मोटा है एक पतला है। आचार्य वाग्भट के मत अनुसार धातु क्षयजन्य और दोषावृतजन्य प्रमेय। याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इससे बहुत कम आते हैं। पूर्व रूप की बात करते हैं। अतिस्वेद, शरीर में विस्तृण गंध आना, यानी फॉल ऑर्डर ऑफ बॉडी। शिथिलता, जो अंडरलाइन है बस वो देखना। घनांगता, नेत्र कर्ण जीवा दंत के मल बढ़ जाता है, स्वेद बढ़ेगा, मूत्र बढ़ेगा, ठीक है। नाखून की अतिवृद्धि हो जाती है, तालु कंठशोष होता है, शीतल द्रव्य की अधिक कामना होती है, मधुरास्यता है, शरीर व मूत्र में चींटियों का लगना, पिपासा और भूख बढ़ जाती है, सर्वांग शून्यता हो जाता है, आलस्य शरीर की। तो ये सारे इसमें से आप 10 याद कर लेना, काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके सामान्य लक्षण की, जो कि है प्रचुर मात्रा में तथा प्रभुत मात्रा में मूत्र का निर्गमन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रभुत मात्रा में विकृत मूत्र का निकलना। तो अविल मूत्र मतलब विकृत मूत्र, टर्बिड यूरिन। मूत्र का मक्षिकाक्रांत होना, ठीक है, वहाँ पे चींटी और मक्खी आना। श्वेत तथा घन मूत्र की प्रवृत्ति होना, बेड वेटिंग, ठीक है, कि आपका कंट्रोल नहीं रहता है। शरीर स्टिफनेस ऑफ द बॉडी होती है, शरीर में जकड़ाहट, स्तंभता, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके विशिष्ट लक्षण की। कफज प्रमेय में क्या होता है? उदक में। उदक का क्या मतलब होता है? उदक का मतलब होता है पानी। जैसे मैंने आपको हंसोदक बताया था दिनचर्या नहीं, ऋतुचर्या वाले चैप्टर में। तो हंस उदक यानी जो हंस पानी पीते हैं वो वाला उदक यानी जल। तो उदक का मतलब होता है जल, जो कि स्वच्छ है, अधिक श्वेत है, शीतल है, गंधरहित है, जल की तरह जो मूत्र त्याग करता है वो उदक में वाला रोगी है। इक्षु बालिका में की बात करें तो मधुर शीत, इक्षु का मतलब गन्ना, मधुर शीत और कुछ पिछिल आविल तथा इक्षु रस के समान मूत्र त्याग करे तो वो इक्षु बालिका रस में है। सांद्र में की बात करें तो सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। कफ प्रकोप के कारण पात्र में रखा हुआ जिसका बासी मूत्र गाढ़ा हो जाता है उसे सांद्र में ही कहते हैं। सांद्र प्रसाद में का मतलब है जब कफ के प्रकोप के कारण पात्र में रखा बासी मूत्र सांद्र हो जाए और कुछ निर्मल हो, यानी कुछ तो साफ है और कुछ गाढ़ा है, तो इस तरह का होता है सांद्र प्रसाद। शुक्ल में का शुक्ल मतलब सफ़ेद, चावल के आटे के वर्ण का बार बार मूत्र त्याग करना। शुक्र में मतलब शुक्र के समान अथवा शुक्र मिले हुए मूत्र का बार बार त्याग करना, या तो उसमें शुक्र मिला हो या फिर शुक्र के समान हो। शीत का मतलब ठंडा यानी अत्यंत मधुर एवं शीतल मूत्र का बार बार त्याग करना। सिक्ता मतलब पत्थर यानी मूत्रगत दोषों में बालू यानी छोटे छोटे कण पत्थर के रूप में मूत्र मार्ग से निकलना, यानी पथरी वाली बात कर रहे हैं ये। क्रिस्टल शनेर में यानी फ्रीक्वेंसी मंद है, वेग रहित। शनि का मतलब होता है धीरे धीरे, मंद, वेग रहित या कठिनता से मूत्र त्याग करना। आलाल मतलब रस्सी यानी तंतुवत बंधे हुए तार से युक्त पिछल मूत्र का त्याग करना, कि तार की तरह निकल रहा है। अब हम बात करते हैं पित्तज प्रमेय के लक्षण की, जिसमें क्षार का मतलब है कि गंध, वर्ण, रूप, स्पर्श उसका कैसा हो, क्षार के समान हो। बहुत इजी है ये, जैसे इसका नाम है बस वैसे याद करते जाना है। कोई मैं इसमें इसलिए बताऊं ही क्या, है ही नहीं कुछ बताने को। काल मतलब काला, कृष्ण तथा उष्ण मूत्र का त्याग करना। नील मतलब नीला, चाश पक्षी यानी नीलकंठ के पंख के समान वर्ण वाला अम्ल मूत्र का त्याग करना। रक्त, लोहित या शोणित में ये सारे रेड से मतलब है इसका, यानी विसरण, ये जो कि हमारी एक गंध होती है ब्लड वाली, वो। लवण, उष्ण तथा रक्तवर्णी मूत्र का त्याग करना। मंजिष्ठा मतलब मंजिष्ठा के क्वाथ के वर्ण के समान मूत्र का त्याग करना। हरिद्र में यानी हरिद्रा वर्णी मूत्र का त्याग करना। वातज प्रमेय की बात करें तो वसा में मैंने बताया था वैसे वातज है, वैसे वसा से याद हो जाएगा। वसा, मज्जा, हस्ती और मधुमेह। वसा में क्या होता है? वसा मिला हुआ या वसा के समान मूत्र त्याग। जैसे शुक्र वाला हमने पढ़ा कि शुक्र के समान या शुक्र मिला हुआ, तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वसा के समान या वसा मिला हुआ। मज्जा मतलब मज्जा युक्त निकलना। हस्ती मतलब मत वाले हाथी के समान अधिक मात्रा में बार बार मूत्र का त्याग करना। मधुमेह या छौद्र में का मतलब है कषाय, मधुर,
पांडु एवं रूक्ष मूत्र का त्याग, यानी जो शहद होता है उसकी तरह। सापेक्ष निदान की बात करते हैं तो इसका सापेक्ष निदान है इक्षु बालिका रस में एवं शीत में। इसे मैंने याद किया था, कफ मेरा 7 2, 7 और 2, तो 7 पे क्या है, 7 पे शीत में है, 2 पे इक्षु बालिका में है, तो मेरा 7 2, तो 7 और 2। साध्य साध्यता वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे वाले पेपर में आया था ये, इसलिए। समक्रिया होने से कफश प्रमेय साध्य है, अर्थात समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से कफ की प्रधानता से तथा दोष दूषय की समान चिकित्सा से 10 कफश प्रमेय साध्य हैं। क्यों साध्य हैं? क्योंकि वो कफ के समान है, इसीलिए कफ की प्रधानता से और उनका दोष दूषय के सारी चीज़ें समान है, इसी वजह से वो साध्य है। अब बात करते हैं पित्तज की, तो विषम क्रिया होने से पित्तज प्रमेय याप्य है। दोष व दूषय में से एक की चिकित्सा दूसरे के विरुद्ध होती है। दोष व दूषय की चिकित्सा विरुद्ध होने से वातज प्रमेय असाध्य है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है कि कौन सा साध्य है, कौन सा याप्य है, कौन सा असाध्य है। याद हो गया? उसमें समान था कफ के, इसलिए वो एकदम सुख साध्य था। इसमें विरुद्ध है, इसलिए याप्य है। और ये असाध्य है क्योंकि इसमें एक दूसरे से विरुद्ध है, इसमें चिकित्सा ही विरुद्ध है भाई, इसमें नहीं कर सकते। तो ये क्या है? असाध्य है। सहज व कुलज प्रमेय भी असाध्य है, जो आपको जन्मजात गिफ्टेड बाय गॉड मिली है। ठीक है। उपद्रव से युक्त प्रमेय असाध्य है। उपद्रव से तो युक्त सारी चीज़ें असाध्य हैं, ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है। मैं आपको बताऊंगी, है ना, जब मैं आपको डिसीजेस पढ़ाऊंगी ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि रोग निदान में कैसे आप डिसीज़ के पूर्व रूप लिखोगे, कैसे आप इनकी साध्य असाध्यता लिखोगे, मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी। उपद्रव की बात करते हैं। तृष्णा, अतिसार, दाह, दौर्बल्य, अरुचि, अविपाक, दुर्गंध, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हर चीज़ में ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें वो ये है कि पीड़िकाएँ होती हैं। कितनी प्रमेय? सप्त प्रमेय पीड़िकाएँ होती हैं बच्चों। इसके तो मैंने आपके वीडियो बना के डाली थी। शिकंजा जो मैंने बताया था कि साध्यता वाली थी वो। अलजी, विंता, विद्रदी, शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरशपी। ठीक है। तो ये सब था प्रमेय के बारे में। इसकी चिकित्सा ज़रूर याद रखना। मैं आज फिर से एक बार और बता देती हूँ कि ये क्योंकि कफ के समान है, मेद का क्योंकि मेद और कफ तो भाई भाई ही हैं। कफज प्रमेय साध्य है क्योंकि उसमें मेद के आश्रय होने से कफ की प्रधानता से और दोष दूषय की समान चिकित्सा के कारण ये क्या है? साध्य है। इसमें चिकित्सा विरुद्ध होती है कि दोष दूषय एक दूसरे, दोष की चिकित्सा करोगे तो दूषय खराब, दूषय की करोगे तो दोष खराब, तो ये विरुद्ध है। और इसमें तो सब कुछ विरुद्ध है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए वातज वाला असाध्य है। जो आपको गॉड गिफ्टेड मिला है वो भी असाध्य है, और उपद्रव से युक्त तो हर व्याधि असाध्य है। लिख लो, ठीक है। उपद्रव से युक्त हर एक व्याधि असाध्य है। मोस्टली कुछ नहीं है, शायद मुझे जो याद आ रहा है वो नहीं है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा असल में। 1-2 व्याधि का एक्सेप्शन रख के आप सब में ये लिखोगे कि उपद्रव से युक्त प्रमेय असाध्य है। उपद्रव, तृष्णा, अतिसार, दाह, दौर्बल्य, अरुचि, अविपाक, दुर्गंधता। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपसे उपद्रव पूछता है ना, तो मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि पीड़िकाएं और उनके नाम बता दो। क्या है वो? अलजी, विंता, विद्रहती, शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरशपी। मॉडर्न तो आप बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे पढ़ लोगे, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि मॉडर्न आता भी नहीं है। तो ये था आज का प्रमेय का। थैंक यू सो मच। मैं इस बुक के नोट्स भी डाल दूँगी क्योंकि शायद बच्चों के पास ये वाली बुक ना हो, तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए और विद ट्रिक्स भी आपको मिलेंगे तो ये अच्छी ही बात है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।